ग्रीटिंग्स एवरीवन. सो नाउ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन ऑन चेंज ऑफ मेथड. मतलब डेप्रिसिएशन पॉलिसी में चेंज हो रहा है, मेथड भी चेंज हो रहा है, रेट भी चेंज हो सकता है. ठीक है. सो हाउ टू अकाउंट फॉर दिस चेंज. ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें परचेज भी होगी, सेल भी होगी और चेंज भी आएगा. ठीक है. सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट. So on 1st October 2016, ABC Limited purchased a machine for 4,50,000, spent 10,000 on freight and then spent 40,000 on its installation. That means जो machine 1 है इसकी total cost हमें मिल गई 5 लाख की. ठीक है ना. 4,50,000, 10,000 and 40,000. Alright, 5 lakh. Now this asset is ready to use on 1st January. सो दिस वी नीड टू रिमेंबर. जो डेप्रिसिएशंस होते हैं वो परचेज की डेट से नहीं होते. डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट द एसेट बिकम्स रेडी फॉर यूज़. कि एसेट उस कंडीशन में आ गई है कि हम उसे यूज़ कर सकें. लाइकवाइज सेल के टाइम पर भी जब आपकी एसेट आप डिस्पोज ऑफ करते हो तब तक डेप्रिसिएशन नहीं है. डेप्रिसिएशन उस डेट तक है जब आप एसेट को साइड कर देते हो कि नाउ वी कैनॉट यूज़ इट. डिस्पोजल उसके बाद में कभी भी हो सकता है, बट जब व्हेन वी पुट ऑफ द एसेट फ्रॉम यूज़ तो तब तक हमारा डेप्रिसिएशन चलता है. ओके. ये मशीन 1 हो गई. फिर 1 जुलाई 2017 को अनदर मशीन. सो ये आपकी मशीन 2 हो गई. देन यू स्पेंड 20,000 ऑन द रिपेयर ऑफ फर्स्ट मशीन. अब ये देखो जो भी रिपेयर्स होती हैं ना ये रिकरिंग चार्जेस होते हैं. सो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते. एसेट की कॉस्ट में रिपेयर्स आर एडिड ओनली इन वन केस. एक ही केस है. वो क्या है? जब हम कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हैं और उसको अपने काम के लायक बनाते हैं. सो उस टाइम जो रिपेयर्स हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो सब आपके कॉस्ट में क्लब हो जाते हैं. बट लेटर ऑन बाद में जब भी आप रिपेयर्स इनकर करते हो वो सब रिकरिंग कॉस्ट है. वो आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर है, P&L में जाता है, एसेट में नहीं आता. सो जब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे इसे नहीं लिखेंगे. जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं इसकी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर P&L टू रिपेयर, बट मशीन अकाउंट में इसका नहीं आएगा कुछ भी वर्किंग. ओके. ऑन 1st जुलाई अनदर. राइट. 1 जुलाई को क्या किया? मशीन परचेज्ड ऑन 1st अक्टूबर, दैट इज मशीन 1. तो ये जो मशीन 1 है ना, यू हैव सोल्ड इट. कब? 1 जुलाई को. देन 1 अक्टूबर 2019 को यू परचेज्ड अनदर मशीन. तो ये हो गई मशीन 3. सो वी हैव गॉट 3 मशीन्स हियर. डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस. सो ये हमारा रेट चल रहा है. हाउएवर ड्यूरिंग 2019-20 कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द रेट 15% पर एनम एंड WTV. तो ये चेंज आ गया, बट हमें चेंज की डेट याद रखनी है. नाउ इन दिस क्वेश्चन डेट ऑफ चेंज इज नॉट गिवन. देखो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, डेट तो नहीं लिखी ना कि इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ सितंबर और इन जनवरी, ऐसा कुछ नहीं लिखा. सो इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड देन वी एज्यूम ऑन आवर ओन कि जो रेट है हमारा, जो न्यू रेट और मेथड है, इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर. सो 2019-20 व्हेन यू थॉट ऑफ दिस चेंज, इसका एंड कहाँ था? इसका एंड है 31 मार्च 2020. सो टाइम लाइन पर इस डेट से पहले ओल्ड मेथड दैट इज 10% पर एनम SLM, और इस डेट के बाद 15% पर एनम WDV. तो अगर कोई चीज़ इस डेट से पहले सेल करते हैं या हम डेप्रिसिएशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ओल्ड मेथड और रेट होगा. ठीक है. अब टाइम लाइन पे क्वेश्चन लिख लेते हैं. हमारा जो है 2016-17 से 19-20 तक करना है. सो 2016-17 हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च. नेक्स्ट हो गया 2017-18, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018. नेक्स्ट आ जाएगा 18-19. ठीक है. 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. उसके बाद फिर से 19-20, 2019-20, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020. ये 4 ईयर्स हैं. ओके. रिकॉर्ड करते हैं. 1 अक्टूबर. सो यहाँ 1 अक्टूबर 2016 को मशीन 1 खरीदी 5 लाख की, बट इट इज़ यूजफुल फ्रॉम 1 जनवरी. ठीक है. यूज़ इसका इस डेट से है. ओके. यहाँ
उसके बाद नेक्स्ट आपने मशीन खरीदी 1 जुलाई 2017, तो यहाँ कहीं आएगा 1 जुलाई 2017 मशीन 2 फॉर 1 लाख। रिपेयर्स मशीन में नहीं आती हैं। देन यू हैव 1 जुलाई 2019, तो 2018-19 में कुछ नहीं आया, यहाँ आएगा 1 जुलाई 2019। क्या कर रहे हो, जो पहली मशीन थी उसकी सेल कर दी, तो यहाँ पर M1 इज सोल्ड ऑफ फॉर 3,42,000। फिर 1 अक्टूबर 2019 को, सो 1 अक्टूबर 2019 को थर्ड मशीन परचेज कर ली 3 लाख की। डेप्रिसिएशन हमने लिख लिया 10% SLM और 15% WDV। सो इस डेट के बाद, याद रखो इस डेट के बाद से, मतलब यहाँ पर 15% पर एनम WDV है, बट इससे पहले इधर ओल्ड रेट एंड मेथड एप्लीकेबल है। सो आप इन ऑल दीज 4 years वी विल बी प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एज पर ओल्ड मेथड, बट जब ये डेट आ जाएगी ना, तो इस ईयर के एंड में नया मेथड एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये जो एसेट की सेल हो रही है यहाँ पर, ये सेल कब हो रही है, चेंज से पहले, तो इसलिए यहाँ ओल्ड मेथड ही एप्लीकेबल होगा। सपोज इस क्वेश्चन में हमें ये कहा होता कि ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 इन से मे कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द रेट, तो अब रेट चेंज कब हुआ, मई में, तो यहाँ हम कहते हैं कि अप्रैल के बाद यहाँ मई में रेट का चेंज हो रहा है, तो इन दैट केस जो सेल हो रही है वो चेंज के बाद है, तो सेल के टाइम डेप्रिसिएशन में नया मेथड एप्लीकेबल होता, ठीक है। बट मेथड चेंज होता है, प्रोपोर्शंस नहीं आते, तो आप ये मत सोचना कि मई में चेंज किया है तो अप्रैल का मंथ ओल्ड मेथड, मई और जून न्यू, नहीं, बस हमें सिर्फ चेक करना है कि मेथड कौन सा एप्लीकेबल है, वो पूरे पीरियड में वही एप्लीकेबल होता है। ओके, नाउ लेट अस प्रिपेयर द वर्किंग नोट्स। सो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ओके, 2016-17, सो 1 अक्टूबर 2016 को मशीन 1 आ गई हमारे पास 5 लाख की। अब इस ईयर में और कुछ नहीं हो रहा, सो एंड में हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ये 1 जनवरी 1 से आपकी यूज़ में आनी शुरू हो सकती है, सो 3 मंथ्स का, सो फॉर 3 मंथ्स। तो अब सॉल्व कैसे कर लोगे, 5 लाख इंटू 10% फॉर 3/12 कितना आ गया, 12500, सो 12,500, ठीक है ना। सो 4,87,500 आ गई बुक वैल्यू, ये आ गई 1/4/2017 को। अब आपका 2017-18 ईयर शुरू हुआ, इस ईयर में क्या हुआ, ये मशीन 2 आ गई 1 लाख की, कब आई, 1 जुलाई 2017 को। अगेन एंड में हमें डेप्रिसिएशंस देने हैं, सिंस हमारी फर्स्ट मशीन जो थी अब हमारे पास फुल टाइम रही है ना, अब तो पूरा साल आप इसे रख रहे हो, तो इसका 10% ऑन द कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड है रिमेंबर, सो स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं कि कॉस्ट पर, सो कॉस्ट का 10% 50,000 डेप्रिसिएशन आ गया। सेकेंड मशीन में क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट तो वही है 10%, बट ये मशीन हमने जुलाई में बाय की है, सो जुलाई से लेके नेक्स्ट मार्च तक 9 मंथ्स, ठीक है। सो 9 मंथ्स पे इसका डेप्रिसिएशन हो गया 7,500। ओके, सो अब बुक वैल्यू क्या आ गई, 1 अप्रैल 2018 को बुक वैल्यू आ गई 4,37,500 और यहाँ आ गई 92,500। अब आ गया नेक्स्ट ईयर 2018-19, ये आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, यहाँ मैं इसलिए लिख रही हूँ छोटा कि सेम पेज पर हमें क्वेश्चन और कैलकुलेशन दिख जाए। अब इस ईयर में नथिंग हैज़ हैपन, नो परचेज नो सेल, तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, ठीक है ना, और बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होती है। सो SLM का मतलब कॉस्ट पे, सो 50,000 यहाँ पर, और सेकेंड मशीन में कॉस्ट का 10% 10,000, ऑल राइट। सो आ गया हमारे पास 82,500 और यहाँ पर आ गया 3,87,500 बुक वैल्यू ऑन 1/4/2019। अब आ जाते हैं 4th ईयर 1920। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 1 जुलाई को फर्स्ट मशीन की सेल हो गई, ठीक है,
सो आप इसकी सेल करो। सेल के टाइम हमें क्या करना होता है, वी आर टू रिकॉर्ड 3 थिंग्स। डेप्रीसिएशन, तो अब कितने मंथ्स का होगा, क्योंकि अप्रैल से ईयर शुरू हुआ और जुलाई में सेल हो गई, सो ये 3 मंथ्स हमारे पास रही। सो इसमें 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन, क्योंकि इसकी कॉस्ट है 5 लाख। अभी यहाँ पर हमारा ओल्ड रेट एंड मेथड ही एप्लीकेबल है। सो एज पर ओल्ड रेट एंड मेथड डेप्रीसिएशन बनेगा इसका ओरिजिनल कॉस्ट का 10% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि आपका मेथड है SLM। सो आ गया 12,500, 3,70,000। ठीक है, ये आ गया इसमें 75,000 सेल हो गई। अब इसकी सेल कितने पे कर रहे हैं, ये बुक वैल्यू आ गई, सेल कर रहे हैं हम इसकी 3,42,000 पर। दैट मीन्स आपके पास क्या है, यू आर सेलिंग इट एट लेसर प्राइस, कम पे बेच रहे हो ना, तो लॉस ऑन सेल आ गया कितना, 33,000। ठीक है, ये मशीन हमारी ओवर हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, इस ईयर में 1 अक्टूबर को नेक्स्ट मशीन हमने बाय कर ली। सो 1 अक्टूबर 2019 को ये थर्ड मशीन हमारे पास आ गई कितने में, 3 लाख में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एंड में डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। बट अब क्या है, डेप्रीसिएशन का रेट हो गया है 15% पर एनम WDV। ठीक है, तो ये यहाँ पर है चेंज, इसे आप लिख सकते हो चेंज इन मेथड। तो जब चेंज हुआ तो चेंज के केस में क्या करते हैं, हमें वैल्यूज़ को जो भी इस प्रेजेंट ईयर में है वहाँ पे फ्रीज कर देनी है। सो देखो, फर्स्ट मशीन तो ऑलरेडी जा चुकी है, उसको कुछ नहीं करना। सेकेंड मशीन हमारे पास है, इसकी ये वैल्यू फ्रीज हो जाएगी, मतलब अब ये रिवाइज्ड इसकी कॉस्ट है, इसी को कंसिडर करना है फॉर ऑल कैलकुलेशंस। और थर्ड मशीन तो आई ही नहीं है, तो इसमें तो मैटर ही नहीं करता। सो ये 3 लाख पे अब यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे। सो 82,500 एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12,375। तो इसकी बुक वैल्यू जो है 1/4/2019 को कितनी आ जाएगी, 2020 को सॉरी, कितनी आ जाएगी हमारी 125 70,125। थर्ड मशीन में डेप्रीसिएशन आएगा। ठीक है, तो ये 3 लाख पर डेप्रीसिएशन 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यू बॉट इट इन अक्टूबर में खरीदिए, सो फॉर 6 मंथ्स, है ना। तो ये आ गया आपका 22,500। सो 2,77,500। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू। तो यहाँ आप टोटल भी कर सकते हो। जैसे हमें अकाउंट में टोटल डेप्रीसिएशन चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ डेप्रीसिएशन, बाकी दोनों मशीन्स तो अभी है ही नहीं, टोटल हो जाएगा 12,500। बैलेंस आ गया 4,87,500। नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन हो गया 57,500। नेक्स्ट ईयर बैलेंस कितना आ गया आपके पास, बैलेंस में आप टोटल कर दोगे 5,30,000। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन 60,000। नेक्स्ट ईयर बैलेंस का टोटल 4,70,000, है ना। ऐसे अब ये आपके सेल की एंट्रीज हैं। फिर यहाँ पर फोर्थ ईयर में डेप्रीसिएशन का टोटल कितना है, 875 और 34,000 ये आ जाएगा। और बैलेंस कितना आ जाएगा, 625 7 3,47,625। ठीक है, सो अब हम बना लेते हैं मशीन अकाउंट। कैलकुलेशंस हमारे पास आ गई हैं सारी। सो हमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वैल्यूज़ लिखोगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग हुई 1 अक्टूबर
2016 को। अब हमारे पास टाइम लाइन पर भी इंफॉर्मेशन है, कैलकुलेशन भी सारी है, ठीक है। 5 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज किया 12,500, है ना। ये रहा डेप्रीसिएशन, ये यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा। बैलेंस आ गया 4,87,500। अभी तक तो एक ही मशीन है, मशीन 1 लिख दो। अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,87,500। उसके बाद क्या किया आपने, 1 जुलाई को एक मशीन और ख़रीद ली M2 फॉर 1 लाख, है ना। उसके बाद एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज किया। तो यहाँ आप ज़रूरी नहीं है कि M1 M2 का डेप्रीसिएशन लिख के टोटल करो, आपने यही टोटल टेबल में कर दिया, ये M1 ये M2 ये रहा आपका टोटल। सो 57,500। इफ़ यू वांट यू कैन राइट डिटेल्स। अब सेम डे को अकाउंट का बैलेंस कर लिया, तो बैलेंस भी हम तो टोटल कर चुके हैं, फर्स्ट का बैलेंस सेकंड का बैलेंस, टोटल आ गया 5,30,000, ठीक है ना। अकाउंट क्लोज्ड। सो एक वर्किंग नोट बनाने से हमारा काम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, बेटर हो जाता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,30,000। इफ़ यू वांट यू कैन राइट डिटेल्स, M1 M2 लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब थर्ड ईयर में तो सीधे डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ और वैल्यू आ गई, क्योंकि थर्ड ईयर में और कुछ हुआ ही नहीं है। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट टोटल है डेप्रीसिएशन 60,000। इफ़ यू वांट यू कैन राइट M1 M2 50,000 10,000, ये है ना थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन। बैलेंस आ गया 470, सो बैलेंस लिख दो 4,70,000। ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट। नाउ कमिंग टू द लास्ट ईयर, बैलेंस आ गया हमारे पास 4,70,000 फॉर 2 मशीन्स। इफ़ यू वांट यू कैन राइट, आई एम अगेन सेइंग, मर्जी हो आप इसमें दोनों लिख दो, बट अगर हमने ये वर्किंग नोट बनाया हुआ है ना, तो यहाँ से फॉलो करना आसान है। अब क्या होगा, 31 मार्च को नहीं, उससे पहले क्या हो गया, 1 जुलाई को सेल हो गई। सो 1 जुलाई को हमारे पास सेल की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन ऑन सेल 12,500, सेल प्राइस 3,42,000 एंड लॉस ऑन सेल। लॉस हम लॉस के अकाउंट में ही लिखते हैं और बाद में ईयर एंड में ये P&L में चला जाता है, ठीक है ना। ऑल राइट, ये सेल की एंट्रीज हो गई। फिर क्या किया आपने, 1 अक्टूबर को ये एसेट परचेज़ की। सो 1 अक्टूबर को परचेज़ की एंट्री करो, बैंक अकाउंट M3 3 लाख। अच्छा, अब एंड में क्या करना है, 31 मार्च को डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। सो अब हमारे पास M2 और M3 हैं, 2 मशीन्स, तो इनका डेप्रीसिएशन, इनका टोटल कितना बन जाएगा 34,875, और बैलेंस कितना आ जाएगा, अगेन फॉर दीज 2 मशीन्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट, 3,47,625। आप टोटल करके चेक कर सकते हो कि हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं। जिस भी अकाउंट का बैलेंस बचता है वो नेक्स्ट ईयर में हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना होता है, ये हमारा अकाउंटिंग का कस्टम है, ठीक है। तो कस्टमरली हम बैलेंस ऐसे लिखते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो गया। सो ऐसे आपका ये वर्क हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। सो अगर प्रोविज़न अकाउंट बनाना है या आपको ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, वर्किंग सारी वही है। सो चेंज का इफ़ेक्ट कहाँ पड़ा, हमें सिर्फ चेंज का इफ़ेक्ट कहाँ देखना है। नंबर 1 हमें मेजर करना है कि जो चेंज है उसकी डेट क्या थी। तो आपका क्योंकि डेट मेंशन्ड नहीं थी तो ईयर एंड को चेंज हो गया। सो इसके बाद से न्यू मेथड एप्लीकेबल है, और इससे पहले चाहे ये सेल हो रही हो या कुछ भी, तो ओल्ड मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपने की हुई हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब चेंज आता है, ये चेंज जब आया इस ईयर में, तो एसेट की जो इसके पिछली बुक वैल्यू थी, इस ईयर में जो एसेट की बुक वैल्यू थी, ये आपको फ्रीज़ कर देनी है ना। तो यहाँ आपकी सेकंड मशीन की बुक वैल्यू 82,500 हो गई है। अब आपका क्वेश्चन अगर कहता है, मान लो कि चेंज में हमने 15% रेट का चेंज किया, मेथड का नहीं किया, मेथड मान लो SLM ही रहा,
तो SLM तो कहता है कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन दो। तो चेंज के बाद अगर आप कहो कि मैं ये कॉस्ट जो इसकी कॉस्ट है पीछे यहाँ चला जाऊँ, दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि चेंज प्रोस्पेक्टिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है। तो इस ईयर में वैल्यू यहाँ पे अगर फ्रोज़न है तो ये रिवाइज्ड कॉस्ट है। सो आपको अगर स्ट्रेट लाइन पे भी डेप्रिसिएशन लेना है तो जो रिवाइज्ड वैल्यू जहाँ पे हमने वैल्यू को फ्रीज कर दिया उसी को ही कंसिडर करना है। पिछला सारा आप भूल जाओ, आप भूल जाएंगे कि ये कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन थे, फॉरगेट इट। यहाँ से चेंज हो रहा है और यहाँ आपके एसेट की ये वैल्यू है, इसी पे आपको चेंज लेना है। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम सारी वर्किंग कर सकते हैं और वी कैन प्रिपेयर ऑल दी अकाउंट्स एज पर अवर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन कहता है कि आप प्रोविजन या एसेट डिस्पोजल जैसे कहा जा रहा है वैसे कर लो। ये कैलकुलेशन अगर आपको क्लियर है, दिस होल कैलकुलेशन, दिस कंप्लीट सेट ऑफ कैलकुलेशन शुड बी क्लियर टू यू। उसके बाद तो आपको डिफरेंट अकाउंट्स में वैल्यूज़ पुट करनी है। So I hope this is clear. Now you can practice more questions on change of method. ठीक है, so this time we have studied change from SLM to WDV. ये हमने एक full fledged question किया जब SLM से change किस में गया, WDV में. So we'll do one more question जिसमें WDV से SLM में change होगा कि हम WDV follow करते थे अब SLM करना है. So we'll do one more question of this और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे revaluation method पर. So stay learning and practicing, stay happy. Thank you.